हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सी फाइनल नवंबर 21 के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं और वीएसआई के स्टूडेंट हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वीएसआई की मॉक टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट अभी जो है 1 मई से स्टार्ट हो रही है और उसकी जो प्लानिंग है, कैसे वर्किंग करनी है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में आप लोगों से मैं आज डिस्कस करूँगा। तो देखो, सबसे पहले आपका जो कोर्स है वो कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आपका जो कोर्स है वो 30 अप्रैल तक वो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी 30 अप्रैल 2021 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि 1 मई से आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। अभी क्या क्या मैटर पढ़ना आपको, इसकी बात करें तो देखो, आपको जो वीएसआई के स्टडी मटेरियल आपको मिल गए हैं, तो वीएसआई के स्टडी मटेरियल आईसीआई के स्टडी मटेरियल का ही जो है वो एक ढंग से सिस्टमेटिक किया हुआ फॉर्म है, उसमें से हमने कोई भी चीज़ नहीं हटाई है। तो आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के साथ साथ में, वीएसआई के स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आप आरटीपी और एमटीपी और सही है, ये आपको एडिशनल आईसीआई वाले कंसिडर करने पड़ेंगे। तो स्टडी मटेरियल जो पढ़ना है, एक तो वीएसआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है और दूसरा है जो आईसीआई का आरटीपी, एमटीपी और जो सही वगैरह है, ये देखना है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये तो आपका जो मैटर है। दूसरा है कि अब आपको जो टेस्ट होगा वो 3 सीरीज होगी। 3 सीरीज में फर्स्ट सीरीज जो है वो 100% सिलेबस की होगी, सेकेंड भी 100% की होगी और थर्ड भी 100% सिलेबस की होगी। जो फर्स्ट सीरीज 100% सिलेबस की होगी उसमें सभी सब्जेक्ट को 10 दिन का टाइम दे रखा है। केवल 3 सब्जेक्ट है जिसको 9 डेज का टाइम दिया हुआ है। एक तो एसएफएम है, आईडीटीपी है, एसएफएम है, आईडीटी है और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें 9 डेज का टाइम मिला हुआ है। बाकी हर सब्जेक्ट में आपको 10 डेज का क्लियर गैप दे रखा है और उसके बाद में 11th डे जो है वो आपका जो है वो टेस्ट है। अब प्रिपरेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे पहला टेस्ट आपका लो का होगा और टाइम टेबल आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं है तो आप यहाँ ऑफिस के नंबर पे बात करके और मनीषा मैडम से आप टाइम टेबल ले लें। तो वो टाइम टेबल जो है उसमें पहला पेपर जो है वो आपका जो है लो का सब्जेक्ट है। तो उसमें आपको 30 अप्रैल तक तो आपको बाकी रिमेनिंग क्लासेस कंप्लीट कर लो और 1 मई से आप लो की प्रिपरेशन के लग जाओ। 1 से लेकर 10 दिन तक पढ़ने का टाइम है। 11th डे यानी 11 तारीख को आपका लो का एग्जाम है। अब पढ़ने का तरीका क्या रखना है कि जो आपको 10 दिन का टाइम मिला हुआ है, कुछ सब्जेक्ट में 9 का मिलेगा, कुछ में 10 का मिलेगा। तो जहाँ पे 10 दिन का टाइम आपको मिला हुआ है तो उसकी प्लानिंग ये करें कि 1 दिन तो छोड़ दें रिवाइज करने के लिए, यानी 10 दिन में से 1 दिन रिवाइज करने के लिए छोड़ दिया, बाकी 9 दिन का टाइम बचा। तो 9 दिन में आपको पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। अब पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करते समय आप क्या करो कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर का आप अलोकेशन कर लो कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर होगा। तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मतलब एक दिन में एक ही चैप्टर हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन में एक चैप्टर हो, या ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2 चैप्टर हो। तो आप देख लो कि किसके दिन कैसे कैसे आप करोगे। एक चार्ट आप बना लो और चार्ट बनाते समय देखो कि जो चैप्टर आपको सबसे ईजी लग रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये फटाफट हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे को अच्छे तरीके से आते हैं, ऐसे चैप्टर्स को आप पहले कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि जैसे ऐसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे इतने चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ईजी से टफ की तरफ स्टार्ट करना है, यानी आपको रिवीजन उन चैप्टर्स का पहले लेना है जो ईजी हैं और उन चैप्टर का बाद में लेना है जो टफ है। तो ईजी से टफ की तरफ आपको जो है वो रिवीजन स्टार्ट करना है। तो आप जो 9 दिन का टाइम मिल रहा है, कुछ सब्जेक्ट में 8 दिन का टाइम मिलेगा, तो उसमें चैप्टर्स को 8 डे में अलोकेट करना है। जिसमें 9 दिन का टाइम मिल रहा है उसमें सब्जेक्ट्स को 9 डेज में अलोकेट करना है। तो 9 दिन या 8 दिन में आप सब्जेक्ट्स को अलोकेट कर लो, एक दिन छोड़ दो रिवाइज करने के लिए। और ऐसा करते समय आप सबसे ईजी चैप्टर्स को सबसे पहले लो, उसके बाद उससे टफ चैप्टर, उससे टफ और मोस्ट टफ चैप्टर सबके लास्ट में लो। क्योंकि अगर छोड़ना ही पड़ेगा तो मोस्ट टफ छोड़ना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता और बेनिफिट कम मिलता। इसलिए आप ईजी से टफ की तरफ चैप्टर का प्लान कर लो। अब आपने जब प्लान कर लिया कि मेरे को फर्स्ट डे ये तैयारी करनी है, तो हर दिन पढ़ने का तरीका क्या होगा ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो पढ़ने के टाइम को आपको 3 टाइम अलोकेट करना है। जैसे 1 घंटे सुबह का अलग कर दो, मॉर्निंग का 1 घंटा शाम का अलग कर दो, और 14 आवर्स की स्टडी आपको दिन में करनी है। टोटल 16 आवर्स की आपको स्टडी डेली करनी है। तो शुरू के 1 घंटे में आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपने कल पढ़ा था
उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद में आज जो अपन ने टारगेट सेट किया है कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो आज जो है उस चैप्टर की प्रिपरेशन करो, या 2 चैप्टर तो 2 की प्रिपरेशन करो, 1 है तो 1 की प्रिपरेशन करो। और ये करने के बाद में शाम को जो 1 घंटे का टाइम है, आज जो दिन में पढ़ा है उसको शाम को रिवाइज करना है। तो आप ये मान लीजिए कि 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का, ये जो 2 घंटे ऐसे हैं कि उस 1 घंटे में ही 14 घंटे का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर आपने 3 बार रिवीजन किया हुआ है, हर सिलेबस को 3 बार रिवाइज किया हुआ है, कि कल पढ़ी हुई चीज़ को सुबह 1 घंटे में रिवाइज किया है, आज का दिन 14 आवर्स का टाइम उसमें रिवाइज किया हुआ है, और शाम को पढ़ा हुआ है, आज जो दिन में पढ़ा उसको शाम को 1 बार रिवाइज किया है, तो 3 बार रिवीजन करने का इफेक्ट ये आता है कि जैसे जो मैटर आज आपने 14 आवर्स में पढ़ा है, शाम को 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, तो 2 रिवीजन हो गए, और कल सुबह 1 घंटे में और रिवीजन हो जाएगा, तो 3 रिवीजन हो गए। यानी एक ही चीज़ आपकी 3 बार रिवाइज हो रही है। और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब अगली बार जो सीरीज में 5 डेज का गैप मिलेगा, तो 5 डेज में ये आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने केवल एक बार रिवीजन किया है, तो वो 5 दिन में भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं पड़ा हुआ, और उतना ही टाइम लगेगा जितना 10 दिन में चाहिए होता है, इसलिए वो टाइम शॉर्ट पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि अभी थोड़ा सा आप अपना जो है लोभ को सेक्रीफाइस करो। कुछ चैप्टर छूटते हैं, छूट जाने दो, लेकिन टारगेट रखे चलो कि 3 बार रिवाइज करें। कल पढ़ी हुई चीज़ को सुबह रिवाइज करें, आज दिन का रिवीजन करें, और शाम को रिवाइज करें। तो देखो 3 बार रिवीजन तो ये हो जाएगा। और इसके बाद में जो 1 दिन छोड़ा आपने और एक एग्जाम वाले दिन छोड़ा है, तो कोशिश करो कि उस 1 दिन में, एग्जाम वाले दिन में, 1 बार उस सब्जेक्ट को और रिवाइज कर दो। तो कुल मिला के एक टेस्ट के समय सब्जेक्ट 4 बार रिवाइज होना चाहिए। एक तो 1 घंटा सुबह शाम रिवाइज होना चाहिए डेली, दिन के 14 आवर्स होना चाहिए, 3 रिवीजन तो ये हो गए। और टेस्ट के 1 दिन पहले और टेस्ट वाले दिन जो है 1 बार ओवरऑल रिवाइज करना है, और रिवीजन करोगे तो ये आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो एक तो डेली पढ़ने का तरीका आपको ये लेके चलना है। टाइम टेबल बनाओ चैप्टर्स का, तो इजी से टफ की तरफ चलो। और तीसरी चीज़ जो ध्यान देने की यह है, वो ये है कि अभी आप जब पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो कि जिन पॉइंट्स को बाद में रिवाइज करना है। क्योंकि आप बाद में लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा तो आपका शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। तो अभी से जो इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, जिसको लगता है कि आपको नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, तो ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन्स को आप अंडरलाइन करते रहो, जिससे कि आप फर्दर रिवीजन करते समय उन अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। और दूसरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपने जैसे इसको वैरायटी में डिवाइड कर लो। मान लीजिए कोई चैप्टर में 4 वैरायटी के क्वेश्चन है, 4 वैरायटी के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि एक वैरायटी का जो क्वेश्चन है उसको एक बार आपने ढंग से कर लिया। उसके अलावा उसी वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन है और मान लो सेम है, फिगर चेंज है, तो आप नोट करके रखोगे भाई सेम है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेप्ट फिगर चेंज, जिससे कि अपन बाद में उसको रिवाइज नहीं भी करेंगे एग्जाम के समय तो पर्पसफुल हो जाएगा। या मान लो तीसरा क्वेश्चन देखा आपने, उसमें लगता है कि साहब सेम है, बस केवल एक पॉइंट नया है, तो उस पॉइंट का निशान लगा लो कि इसमें कौन सा पॉइंट नया है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका निशान लगा लो। तो उससे ये होगा कि एग्जाम के समय अपन उस एक पॉइंट को भी देख लेंगे, उसका ट्रीटमेंट देख लेंगे, तो पूरा क्वेश्चन अपना रेडी हो जाएगा। तो अपने को अल्टीमेटली ये करना है कि एग्जाम तक जाते जाते कम समय में हमें ज़्यादा कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, स्पेसिफिक पॉइंट हो जाए, नई नई चीज़ें हैं वो सब रिवाइज हो जाए। इसलिए आपको कौन सा क्वेश्चन सेम है ये आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, और कौन से क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट नया है ये निशान लगा के रखना पड़ेगा। इवन जैसे मान लो आप और कोई क्वेश्चन कर भी रहे हो और आपको लगता है यार पूरा क्वेश्चन ढंग से आ रहा है, केवल ये 2 पॉइंटों में दिक्कत है, तो इसे 2 पॉइंट के निशान लगा के रखो, जिससे कि वो 2 पॉइंट देख लेंगे तो अपना चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो ये आपको प्रोसेस जो है ये अभी पढ़ते समय करके रखने है कि थ्योरेटिकल चीज़ों में अंडरलाइनिंग करके रखने जो चीज़ें आपको फ्यूचर में चाहिए, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो स्पेसिफिक पॉइंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के, वो स्पेसिफिक पॉइंट आपको निशान लगा के रखना है। तो इस तरीके से आपको एक तो जब टाइम टेबल बनाओगे तो टाइम टेबल में इजी से टफ की तरफ चलो। दिन में 3 बार रिवाइज करो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, और आज दिन में जो है वो रिवाइज करो, और 1 दिन टेस्ट से पहले रिवाइज करो। तो ये इस तरीके से रिवीजन करना है। और डेली रिवीजन करते समय आपको कौन सी चीज़ों को अंडरलाइन करना है वो भी निशान लगा के रखो, कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स है उनको निशान लगा के रखो, कौन से क्वेश्चन सेम है वो भी निशान लगा के रखो, जिससे कि ज़्यादा बार आपको नहीं पढ़ना पड़े। तो इस तरीके से आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, और कोर्स कंप्लीट करने के साथ में फिर मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये मान लो कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया
तो फिर रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको 3 चीज़ सीखने को मिलेगी। एक तो मॉक टेस्ट के बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएगी। हो सकता है कि मॉक टेस्ट नहीं देते तो आप 10 घंटे पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट की वजह से आप 16 आवर्स पढ़ोगे, तो कुल मिला के 5-6 घंटे की पढ़ाई एक्स्ट्रा होगी, जो आपका रिजल्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। दूसरा, जो आपकी कॉपी चेक करके जो आपको आंसर की मिलेगी, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरे को क्या लिखना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा, जिसके वजह से मार्क्स कट गए। यानी आपको इंप्रूवमेंट का मौका मिल जाएगा, आपको कमियां पता चल जाएगी, क्या कमियां हैं जिसको आपको दूर करना है। तीसरा जो चीज़ है वो स्पीड मेंटेन करने का है कि एग्जाम में बच्चों से पूरा पेपर सोल्व नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि 90% बच्चे 90% से ऊपर का पेपर सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के आप जब टेस्ट दोगे, आपका टाइम कम पड़ेगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना है, कोई भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना। तो और मॉक टेस्ट के बाद में जब कॉपी आपके पास चेक होकर आती है, तो चेक होकर आएगी, तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि मेरे कहाँ कहाँ कमी रही है। आप आंसर की से, मार्किंग पैटर्न से और अपनी कॉपी से मैच करके ये देखो कि मैंने क्या चीज़ कम लिखी है, और जो कमियाँ आ रही है सब्जेक्ट वाइज उसकी लिस्ट बना लो कि पहले टेस्ट में, अकाउंट्स में, एफआर में मान लीजिए मेरे को ये कमी आ रही है, एसएफएम में ये कमी आ रही है, डीटी में ये कमी आ रही है, आईडीटी में कमी आ रही है। तो हर कमियों को आप नोट करके रखो, जिससे कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट में क्या कमियां हो रही है, मैं एग्जाम देने में क्या गड़बड़ियां करता हूं, तो जिससे कि एग्जाम देने जाओ तो उस समय भी वो जो अपनी डेफिशिएंसी है, कमियां हैं, वो रिवाइज करके जानी है, जिससे कि वो कमियां एग्जाम में नहीं हों। तो इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से सीधे बात कर सकते हो। मेरे नंबर आप लोगों के पास सही नहीं है तो आप नोट कर लो, 9314800300 मेरे से बात कर सकते हो। और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो मनीषा मैडम हैं, आप यहाँ के वीएसआई के नंबर पे बात करके मनीषा मैम से बात कर लें, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करेगी। बुक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सारी सोल्व करेगी। तो इस तरीके से आप पूरा जी जान से लगो और रिजल्ट आपको लाना है, और रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आना है। आप पूरा ये मान के चलें कि मेरे को टॉप करना है, रैंक आना है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे रैंक लाना बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को पूरा 6 महीने का जो टाइम है वो डेडिकेशन के साथ में आपको लगना है, बिल्कुल भी ढीले नहीं रहना है। तो ये माइंड में आप सेट कर लो, और ये माइंड में आपने सेट कर लिया, ये वर्किंग कर ली, तो आपको रिजल्ट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप पूरी जी जान से लगो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेहनत करो पूरी, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, और फिर देखो रिजल्ट नहीं आता है क्या, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। थैंक यू। आप लोग स्टार्ट करो।